स्टूडेंट्स, आपका सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। कल हमने अपनी क्लास में वर्णमाला से शुरू किया था। वर्णमाला में मैंने आपको वर्णमाला की परिभाषा के बारे में बताया था। परिभाषा के बाद हमने शुरू किया था कि वर्णमाला के दो भाग हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्वर, स्वर से हमने शुरू किया था। स्वर की परिभाषा मैंने आपको लिखवाई थी, समझाई भी थी। एक बार फिर आप स्वर की परिभाषा मुझसे सुन लीजिए। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, जिनमें से हमने उन स्वरों को डिस्कस कर लिया था जो छोटे हैं। छोटे मैंने आपको बताया थे कि कुल 4 स्वर हैं, जिनको आप छोटा कह सकते हैं, लघु कह सकते हैं, मूल स्वर कह सकते हैं, मध्य स्वर कह सकते हैं। मध्य स्वरों में केवल हमने 3 स्वरों को शामिल किया था। री मध्य स्वर नहीं है, क्योंकि री जो है उसको बोलते समय हमारी जीभ की नोक मूर्धा से स्पर्श कर जाती है। इस वजह से वायु जो है मुख में थोड़ी अवरुद्ध होकर के बाहर आती है, इसलिए री ऋषि शुद्ध स्वर नहीं है। शुद्ध स्वर केवल 10 हैं। और अगर यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि शुद्ध कितने स्वर हैं, तब आप उसको मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि शुद्ध जो स्वर हैं वो 10 हैं, और कुल अगर कोई पूछता है तो आप कहें कुल 11 स्वर हैं। तो इसी तरह बताते हुए मैंने कल आपको बताया था कि जो स्वर हैं 2 तरह के हैं। एक कौन से, लघु स्वर, और दूसरे कौन से, दीर्घ स्वर। लघु स्वरों के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था कल। और उसके बाद बारी आती है दीर्घ स्वरों की। दीर्घ स्वरों को ही बच्चों गुरु स्वर भी कहा जाता है। गुरु स्वर के बारे में हमें, गुरु शब्द के बारे में हमें बहुत कम पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन दीर्घ का मतलब भी बड़ा है और गुरु शब्द का मतलब भी बड़ा होता है। इसलिए आज की जो क्लास है उसमें हम दीर्घ स्वरों के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको मूल स्वरों के लिए कुछ बताया था कि बाकी जितने बचे हुए 7 स्वर हैं वे मूल स्वरों के योग से बने हैं। तो वो मूल स्वरों के योग से कैसे बने हैं वो अपने इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो लघु स्वर थे, लघु स्वरों को जब हम उच्चारण करते हैं उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे यदि आप अ का उच्चारण करते हैं तो अ जो है वो आपका पूरा मुंह खुलने से पहले खत्म हो जाता है। अ, ई, उ, री, इनको बोलने में केवल 1 मात्रा का समय लगता है और हमारा मुख जो है बहुत कम प्रयास करता है। लेकिन इसके विपरीत जब आप दीर्घ स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें मूल स्वरों से दुगना समय लगता है और बोलते समय हमारा मुख भी अधिक खुलता है। जैसे पहला स्वर है, जब आप इसका उच्चारण करते हैं आ, तो आपका पूरा मुंह लगभग खुलने के लिए तैयार रहता है और वायु भी बहुत अधिक मात्रा में हमारे मुख से बाहर निकलती है। तो आ जो है वो सबसे मुख्य दीर्घ स्वर है। तो आज मैं आपको दीर्घ स्वरों के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। आशा है आप अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। दीर्घ स्वरों में हमारे पास मूल स्वरों में 4 थे, अ, ई, उ और री। उसके बाद अपने पास जो बचे हैं वो है 7 स्वर। उन 7 स्वरों के बारे में आपको बताती हूँ। वो पहला है आ, बड़ा आ, आम, जिसको आप कहते हैं ई, ईख, ऊंट, और ए, एड़ी, आई, ऐनक, ओ, ओखली, औ, औरत। ये जो 7 स्वर हैं इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ हैं, तो ये दीर्घ कैसे बने इसके विषय में अपने थोड़ी जानकारी लेते हैं। मैंने मूल स्वरों के बारे में बताया था कि मूल स्वरों को जोड़कर ही दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। तो आप देखिए कैसे निर्माण होता है। अपने पास 7 स्वर हैं दीर्घ। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक। उसके बाद अपने पास आती है आई। जब बच्चों हम लोग छोटे थे तब हम इसको ए नहीं कहते थे। हमें हमारे गुरुओं ने क्या सिखाया था, इसको बोलना आई। हमारे अध्यापक जो थे वो इसको अ, ई बोलते थे। आई जोड़कर आई बनता था छोटी आई, फिर आता था बड़ी आई। ये आई क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। फिर रह गया कौन सा, छोटा औ, बड़ा औ। छोटा औ और बड़ा औ। ये जो आ, ई, उ, ये जो 3 स्वर हैं बच्चों, ये समान स्वरों के योग से बनते हैं।
जिनकी शक्लें समान हैं। देखिए अ और अ प्लस अ धन अ करके आप एक नया स्वर प्राप्त करते हैं, कौन सा? आ। उसके बाद बारी आती है बड़ी ई की। जब हम बड़ी ई को बनाते हैं तो इसी विधि से छोटी ई प्लस छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, और बड़े ऊ को बनाने के लिए भी हमें इसी तरह से करना है, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। और अब बारी आती है इसकी ए आई की। अब ये जो छोटी ए है, कहने के लिए तो छोटी है परंतु इसका स्थान दीर्घ स्वरों में है, क्योंकि ये वाली आई भी मूल स्वरों के योग से ही बनी हुई है, इसलिए हम इसे छोटा ना कहेंगे बल्कि ये भी दीर्घ स्वरों में शामिल है। अ प्लस छोटी ई क्या बन जाता है? अ ई। 1 से 5 बार जब आप इसका उच्चारण अ ई करते हैं तो वो आई के रूप में बदल जाता है। अ प्लस छोटी ई बराबर आई। अब इसी छोटी को बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर एक और चीज मिलाते हैं इसमें, अ प्लस छोटी ए, अ ई, अ ए। अब जब आप 2 में 1 मिलाते हैं तो 3 बनता है ना, उसी तरह से हम क्या करते हैं, छोटी ए में एक अ जो कि मूल स्वर है बच्चों, मूल स्वर अ मिलाते हैं जिससे हमारे पास बड़ी ए बनती है। फिर बारी आती है औ की। कौन सा ओ? छोटा ओ। जब हमने इसको कभी सीखा था तो हम इसको औ कहा करते थे, अ उ अ उ, दोनों को मिलाकर एक नई ध्वनि मुख से निकलने लगती है, कौन सी? औ की। अ प्लस छोटा उ बराबर ओ। और छोटा तो अपने पास बन गया है, इसी छोटे को जब हम बड़ा बनाते हैं तो कैसे बनाया जाएगा ये बड़ा? इसी तरह से हमारा जो नियम है वो क्या है? अ प्लस छोटा ओ, इनको मिलाकर आपने इनको बना दिया। देखिए अपने पास कितने स्वर थे? छोटे 4 थे। अब 4 के बाद कितने बचे? 7। उन 7 स्वरों को मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 7 स्वर हैं, ये 7 स्वर भी 2 कैटेगरी में चले जाते हैं बच्चों। ये जो 4 स्वर हैं ये अलग है और ये अलग है, इनके लिए हम कहते हैं क्या? संधि स्वर। इन स्वरों को क्या कहा जाता है? इन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। और ये जो छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ जो है, इनके लिए जो शब्द है वो है संयुक्त स्वर। इनको संयुक्त स्वरों के नाम से जाना जाता है। तो ये एक सामान्य जानकारी जो थी मैंने आपको 11 स्वरों के बारे में दी है, ठीक है। तो पहले जो है स्वर कितने थे? 11 थे। स्वरों की परिभाषा क्या थी? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। कुल स्वर 11 हैं, शुद्ध स्वर 10 हैं, और छोटे स्वर यानी लघु स्वर कितने हैं? लघु स्वर हमारे पास 4 हैं, अ ई उ और री। उनके बाद कितने स्वर बचते हैं? 7 स्वर बचते हैं, क्योंकि कुल कितने थे? 11 में से 4 हमने पहले ले लिए, उसके बाद कितने बचे? 7 बचे। उन 7 स्वरों को हमने 2 भागों में अलग अलग कर दिया है कि जो पहले 3 स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, उनका नाम है संधि स्वर। क्योंकि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। मेल कहाँ होता है? समान स्वरों में, समान चीजों में मेल होता है। तो देखिए यहाँ कौन समान है? अ प्लस अ समान है, ई प्लस ई समान है, उ प्लस उ समान है। तो ये समान स्वरों का योग था, इसलिए हमने इनको नाम दिया है संधि स्वर। और उसके बाद जो 4 स्वर बचे, आई, छोटी आई, बड़ी आई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये जो हमारे पास बड़े, ये बच्चों असमान स्वरों के मेल से बने हैं। आप देख सकते हैं आ और ई इनकी शक्लें अलग हैं, आ और आई इनकी भी शक्लें अलग हैं, वहां भी वैसा ही कुछ नियम लगा हुआ है, इसलिए हम इन्हें केवल संयुक्त कर रहे हैं। संयुक्त स्वर या इन्हें भी कभी कभी संधि स्वर ही कह दिया जाता है। तो 11 स्वरों के विषय में मैंने आपको बताया है कि इस तरह से कि जो पहले 4 हैं वो छोटे स्वर हैं, और उसके बाद वाले जो 7 स्वर हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ क्यों है ये? क्योंकि एक में 2 का समावेश है, इसलिए हम दीर्घ या इनको हम बड़ा कहते हैं। इसलिए ये 2 प्रकार से हैं। शब्द आता है गुरु, ये कभी किसी जगह पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन कहीं कहीं
कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं पुराने समय में जो हो चुकी है, उनमें एक बीएसटीसी की परीक्षा हुई थी, उसमें इस शब्द के बारे में पूछा गया था कि गुरु स्वर कौन से हैं। तब वहां दीर्घ स्वर शब्द नहीं दिया हुआ था, इसलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाय गुरु स्वर कौन से आ गए। तो आप लोग घबराए नहीं, गुरु स्वर दीर्घ स्वरों को ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ये ध्वनि यहाँ पर दी हुई है बच्चों, इस ध्वनि के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये जो ध्वनि है ये हमारी वर्णमाला में से नहीं है, क्योंकि इस ध्वनि को हमने अंग्रेजी वर्णमाला से ग्रहित किया है। क्यों लिया है? क्योंकि हमारी जो हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा जो है, उसमें हमने वो भाषा बहुत सारी भाषाओं को अपने आप में समाविष्ट किए हुए हैं। जब बहुत सारी भाषाओं के शब्द हमारे पास हैं तो अंग्रेजी से हम बचे नहीं रहे, अंग्रेजी भाषा के भी अनेक शब्द हमने अपनी हिंदी में सम्मिलित कर लिए हैं, जिनको लिखते समय हमें एक नई मात्रा की आवश्यकता पड़ती थी। कौन सी? जैसे मान लीजिए आप हिंदी में लिखते हैं कॉलेज, कॉलेज लिखते हैं तो इसको पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे हम? इसको हम कॉलेज पढ़ेंगे, जो कि सही नहीं है। तो उसके लिए, क्योंकि अंग्रेजी का शब्द है, CO से शुरू होता है, तो जो O वर्ण है वो हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने एक वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला से उधार मान लीजिए, या उसको हमने गोद ले लिया है। तो ये जो आगत ध्वनि है ये अंग्रेजी वर्णमाला का ओ जो है, ओ ऑरेंज जिसको आप कहते हो, वो उसकी ध्वनि है। इसको जो शब्द हमने अंग्रेजी से लिए हैं वो कैसे लिखे जाएं, किस रूप में लिखे जाएं, तो इसको हम इस तरह से मात्रा का रूप देते हुए वर्णों के ऊपर लगाते। तो ये जो ध्वनि है ये अंग्रेजी वर्णमाला से लिया हुआ ओ ऑरेंज है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कॉलेज है, कॉफी है, ऑफिस है, टॉफी है। इन शब्दों को हिंदी में तो हम बड़े आराम से लिख रहे हैं। मान लीजिए कॉलेज लिखा है, टॉफी लिखा है, आपने कॉपी लिखा है। अगर ये मात्रा ना लगाई जाए तब आप क्या प्रोनाउंसिएशन इसका करोगे, क्या उच्चारण दोगे इसको? हमारा उच्चारण ही बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो, हमने अंग्रेजी वर्णमाला से ऑरेंज को उधार लिया है। आप बॉय लिखते हैं, बॉल लिखते हैं, सब में ओ की मात्रा की ध्वनि आती है। उस ध्वनि को कैसे पूरा किया जाए? क्योंकि हमारे जो दो वर्ण ओ और औ हैं, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा का समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है। लेकिन जब हम अंग्रेजी का ओ उच्चारित करते हैं बच्चों, तब बहुत कम समय लगता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए कि हमारे ओ लगाने पर हमारा उच्चारण जो है वो अशुद्ध ना हो, हमने इस मात्रा को अंग्रेजी वर्णमाला से ग्रहित कर लिया है और इन शब्दों को लिखने में अब हमें कोई मुश्किल नहीं होती है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये जो 2 चीजें हैं बच्चों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको अत्यंत अनिवार्य रूप से इन 2 चीजों के बारे में विस्तृत रूप में जान लेना चाहिए कि ये क्या चीज है, क्यों है, कहाँ से आए हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है और इनका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से किया, इनका उच्चारण कैसे करते हैं हम लोग। हमें इन सब के विषय में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो देखो मैं आपको इसके विषय में थोड़ा सा और बताती हूँ। इसमें अ धन योग धन वह न लिखकर मैं आपको इसमें वहन शब्द से परिचित कराती हूँ। ठीक है, तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें एक हमारा अध्याय है उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्द के आगे प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो मैंने इन 3 शब्दों में से हमारा मूल शब्द है योग। इस योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। आप सभी जानते भी हैं, फिर भी आपको बता रही हूं कि योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। और जो मैंने इसके सामने उपसर्ग जोड़ा है उस शब्द का अर्थ होता है नहीं, रहित या अभाव। ये 3 अर्थ होते हैं, लेकिन हमें कौन सा अर्थ चाहिए? नहीं जोड़ना। किसको नहीं जोड़ना बच्चों? इन दोनों ध्वनियों को नहीं जोड़ना। कहाँ नहीं जोड़ना? इन स्वरों में नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया है कि स्वर कितने हैं। स्वर तो केवल 11 हैं,
तो फिर अगर इनको भी हम उसमें जोड़े 13 स्वर हो जाएंगे, तो जो कि सही नहीं है। हमारी वर्णमाला में केवल 11 स्वर है। अगर ये स्वरों में नहीं जुड़ते हैं तो ये कौन है? ये हमारे विशिष्ट मेहमान है जिन्हें हमने यहाँ स्थापित किया है। तो ये क्या है? अ, योग, इन्हें नहीं जोड़ा जाएगा। कहाँ? स्वरों में। वहन, वहन का मतलब होता है उठाना। जैसे कि एक शब्द होता है ना, भार वहन करना, भार उठाना, तो इसका मतलब भी होता है उठाना। किसको उठाना? इन दो ध्वनियों को उठाया जाएगा। कहाँ? कंधे पर। किसके कंधे पर? स्वरों और व्यंजनों के कंधे के साथ इनका प्रयोग होगा। इनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको अलग से बताती हूँ कि ये क्या चीज है। पहला जो वर्ण लिखा हुआ है बच्चों, देखो अ अनार लिखकर उसके ऊपर जो एक बिंदु लगा हुआ है, ये बिंदु हमेशा इस रेखा के सीध में हमें प्रयोग में लाना चाहिए। अगर हम इधर उधर लगाते हैं तो वो प्रयोग हमारा गलत होता है, हमें ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो वर्ण है इसका नाम है बच्चों अनुस्वार। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैडम अनुस्वार को स्वरों में क्यों नहीं जोड़ना? तो मैं बताती हूँ बच्चों कि अनुस्वार को स्वरों में इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये स्वर है ही नहीं। यदि ये स्वर नहीं है तो फिर ये क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार मुख्यतः व्यंजन होते हैं। अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि व्यंजनों अनुस्वार को स्वरों में क्यों नहीं जोड़ा जाएगा। देखो बच्चों कि अनुस्वार तो स्वर है ही नहीं, फिर ये स्वरों में कैसे जोड़ा जाए? इसलिए अनुस्वार मुख्यतः व्यंजन होते हैं। आपको ये लाइन अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न वहां पर उपस्थित होते हैं। तो अनुस्वार मुख्यतः व्यंजन होते हैं। अब प्रश्न ये आ गया कि ये व्यंजन होते हैं, तो ये तो व्यंजन दिखाई नहीं देता, सामने सिर्फ बिंदु लगा हुआ है। ये स्वर है और ये बिंदु है, कैसे पता चले कि ये व्यंजन है? अनुस्वार मुख्यतः व्यंजन होते हैं। अगली जो लाइन मैं बोलने जा रही हूँ बच्चों वो ध्यान से सुने। प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन स्वर रहित होने पर अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ग क्या चीज है, कौन से वर्ग हैं, कैसे वर्ग हैं? तो मैं आपको बिल्कुल छोटे तरीके से बताती हूँ बच्चों कि ये जो अपने क ख ग घ लिखते हैं, आप उनको देखिए कि जब आप क से लेकर हम व्यंजन लिखना शुरू करते हैं तो पहली लाइन हमारी क से शुरू होती है। क ख ग घ अंग्य। फिर दूसरी लाइन है च छ ज झ य। तीसरी है ट ठ ड ढ अण, त थ द ध अण, न नल सॉरी त थ द ध न। पांचवी लाइन जो है प फ ब भ और म। अपने पास व्यंजन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल जितने मैंने लिखे हैं आपको इसके विषय में बताती हूँ कि मैंने लिखा प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन। अब वर्ग क्या चीज है? आप मैथ में पढ़ते हैं वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब भुजा क्या है कि ये जो पंक्तियां हम इस तरह से ये जो हम बॉक्स बनाते हैं तो चारों लाइनें ये हैं बराबर होती हैं, लेकिन अपने पास तो भुजाएं नहीं है। अपने पास क्या है? अपने पास 5 पंक्तियां हैं। वो किसकी पंक्तियां? वर्णमाला के वर्णों की 5 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति जो है वो अपने पहले वर्ण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे क की लाइन है, क से शुरू होती है तो अपने इसको कह देते हैं क वर्ग, और जो च की लाइन शुरू होती है उसे हम पुकारते हैं च वर्ग। ट से आरंभ होने वाली लाइन को हम कहते हैं ट वर्ग, और उसी तरह जो लाइन त से आरंभ होती है उसे हम कहते हैं त वर्ग, और अगला है प वर्ग। इस तरह करते हुए अपने पास कितनी लाइनें आ गई? अपने पास लाइनें आ गई 5। कितनी पंक्तियां हुई? देख लीजिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग कितने हुए? 5। तो इस तरह से क, च, ट, त और प।
प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन, ये बार बार मैं जोर देके इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको याद हो जाए कि प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन कौन सा, ये वाला, प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन। तो कौन सा हुआ, क की लाइन का पंचम हुआ अंग्य, प का य, ट का अण, त का नल और प का म। ये प्रत्येक वर्ग के पंचम व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन स्वर रहित होने पर, स्वर रहित का मतलब कि जितने भी व्यंजन हैं वे सब सस्वर हैं। जब आप इनको उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो अंतिम ध्वनि स्वर बजता है, क अ की ध्वनि पीछे बजती है। इसी तरह से यदि आप ख बोलते हैं तो ख, हर व्यंजन के अंत में स्वर की ध्वनि बजती है। तो हर व्यंजन स्वर के साथ पूरा होता है। यदि हम व्यंजनों में से स्वरों को अलग करते हैं तो सभी व्यंजन स्वर रहित हो जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन, क का अंग्य, च का य, ट का ण, त का न, प का म। जब ये व्यंजन स्वर रहित, देखो किस तरह से बनेंगे स्वर रहित, जब ये स्वर रहित होते हैं तब ये अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आप इनको देखिए, आप इनको अनुस्वार कैसे लिखते हैं। आपने शब्द लिखा हुआ देखा है संकल्प, देखा है, सब बच्चों ने संकल्प इस तरह से लिखा हुआ देखा है अवश्य रूप से। अब वो कहता है कि अनुस्वार तो ये है भाई, अनुस्वार प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन है। तो कैसे पता चले, क्योंकि हमारे पास तो ये 5 हैं, कैसे पता चले कि ये जो बिंदु बन गया है ये कौन सा है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास एक छोटा सा जरिया है कि जिस भी वर्ण के ऊपर बिंदु लगा होगा उसके बाद आने वाले वर्ण को देखिए। जिस भी वर्ग का यहाँ पर व्यंजन होगा उसी वर्ग का पंचम व्यंजन अनुस्वार के रूप में लगा हुआ है। कैसे कि देख लीजिए, स के ऊपर मैंने डॉट लगाई है, उसके बाद क आ रहा है, तो क की लाइन का पंचम व्यंजन कौन सा होगा, देख लीजिए, संकल्प। तो आप संकल्प को इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसी तरह से अपने पास दूसरा आ जाता है मंच। मैंने शब्द लिखा मंच, म के ऊपर भी अनुस्वार लगा है और सामने जो वर्ण है वो च चम्मच की लाइन से आता है। ठीक है, तो च वर्ग का च वर्ण अपने पास उपस्थित है, तो च की लाइन का पंचम वर्ण है य। तब आप मंच को किस रूप में लिख सकते हैं, तब आप मंच को इस तरह से लिखते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं बच्चों, एक है मानक रूप और एक है प्रचलित रूप। प्रचलित रूप जो है वो बिंदुओं के रूप में हम लिख सकते हैं, ये हैं, और जो मानक स्वरूप है वो होते हैं इस तरह से। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से आ जाता है, ये शब्द भी सामने रहता है, ये भी सामने रहता है। आपसे पूछा जाता है कौन सा शब्द शुद्ध है, तब हमारा परिचय तो केवल इसी शब्द से है, हमारी नजरें इसको देखते ही खुश हो जाती हैं और हम इसको टिक कर देते हैं कि हमारा ये शब्द शुद्ध है। लेकिन आपसे जो एग्जामिनर है वो क्या जानना चाहता है, वो यही जानना चाहता है कि क्या बच्चे को पता है कि ये बिंदु नीचे उतर कर कौन सा 5वां बनेगा। वो आपसे इस शब्द की अपेक्षा रखता है कि आपका उत्तर ये शब्द बनना चाहिए। लेकिन कई बार हमारी गलती हो जाती है, ऐसी गलती आगे ना हो इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा विस्तार से बताने जा रही हूँ कि ये क्या चीज़ है। अनुस्वार मूलतः व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन जब आधा होता है, स्वर रहित होता है, तभी हम उसको अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। और पुनः यदि हमें उस अनुस्वार को नीचे उतार कर लाना है तब हमें क्या करना है, तो प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन देख लेना चाहिए कि उसके बाद कौन से वर्ग का वर्ण यहाँ पर, ये नहीं कि यहाँ क आ गया तो क से काम चल जाएगा, क की जगह ख भी आ सकता है, ग भी आ सकता है, घ भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। तब ये पंचम नीचे उतर करके उसी की लाइन का 5वां व्यंजन हो जाता है। तो मैंने आपके सामने 2 शब्द लिखे, संकल्प को हमने इस तरह से तय किया, आगे हमने लिखा मंच, दूसरा शब्द था। तीसरा वर्ग आता है ट वर्ग अपने पास, तो आप शब्द लिख लीजिए ठंड। आप देख लीजिए, आपने शब्द लिखते हैं हम लोग, ठंड शब्द में हमने ठ के ऊपर अनुस्वार लगाया है। ठ के बाद आता है ये ड डमरू। ड डमरू हमारा आता है ट वर्ग में बच्चों। ट वर्ग का पंचम व्यंजन क्या है, अणा। तो
तो जब आप ठंड को मानक रूप में लिखते हैं तब आप नीचे उतारकर अनुस्वार को ये स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर हम शब्द लिखते हैं त आ गया, ठ आ गया। अगला हम लिख रहे हैं ट ठ ड क च ट त। तब त वर्ग का कोई व्यंजन लिखते हैं। हम शब्द लिखते हैं तंग, तो क में चला जाएगा ये तो। हमने शब्द लिखा संतान। स पर बच्चों मैंने डॉट लगाई है, उसके बाद आता है त तरबूज। त तरबूज का पंचम व्यंजन होता है न नल। जब आप इस अनुस्वार को नीचे लाएंगे तो ये अनुस्वार त वर्ग का पंचम व्यंजन हो जाएगा। अब देखिए कौन सा हो जाएगा, ये वाला संतान। हम दोनों ही तरह से शब्द को लिख सकते हैं, हमारे दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षा में किसी प्रश्न की बात होगी, अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तब हमारा शब्द ये वाला सही माना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद अपने पास आता है त के बाद आता है प वर्ग। इसी तरह से हम लिख सकते हैं संबंध। शब्द हमने लिखा संबंध, ठीक है। स पर डॉट लगी है, इधर ब पर डॉट लगी है। अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। इस बात को बार बार आप अपने दिमाग में रखिए कि अनुस्वार व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो कौन सा, आपने जिस वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया है उसके बाद आने वाले वर्ण की तरफ ध्यानपूर्वक देखें किस वर्ग का व्यंजन है वो। तो अब अपने को दिख रहा है ब बकरी, यहाँ पर ब जो है वो किस वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है। प वर्ग का जो पंचम व्यंजन है वो बच्चों है म। तो आप इसको नीचे जब उतारेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अनुस्वार म में परिवर्तित हो जाएगा। अगेन हम यहाँ लिख लेते हैं ब। अब देखिए ब के ऊपर भी डॉट लगा है तो इसको भी हमें नीचे उतारना है। तो आप इसके आगे वाले व्यंजन को देखें, वो कौन सा है, वो है धनुष। धनुष किसकी लाइन में आता है, त वर्ग में। त वर्ग का पंचम व्यंजन कौन सा है, न नल है। इसलिए इस बिंदु को जब आप नीचे उतारेंगे तो ये भी आधे न के रूप में, स्वर रहित न के रूप में आपके सामने उपस्थित होता है। तब संबंध शब्द की शक्ल इस प्रकार से होती है। मैंने आपको 4 चीजें बताई कि अनुस्वार मूलतः व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन स्वर रहित होने पर अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। ठीक है, जब ये अनुस्वार के रूप में इस प्रकार से बदल गया है तो इसको वापस हमें नीचे ला करके लिखना है। एग्जामिनर हमसे यही पूछना चाहता है कि अब इसको नीचे उतार के दिखाओ बेटा, ये क्या बनेगा। तो अनुस्वार का स्वरूप हमें कैसे डिसाइड करना है, अनुस्वार का स्वरूप उसके बाद आने वाले वर्ण के अनुसार स्थिर किया जाता है। कैसे कि जैसे जिस भी वर्ण के ऊपर बिंदु लगा है उसके बाद वाले व्यंजन को देखिए, वो जिस भी लाइन का है उसी लाइन का 5वां वर्ण उठा करके आप इस तरह से यहाँ पर आधा करके लिखें, तब आपको आपके प्रश्न का उत्तर अनिवार्य रूप से मिल जाएगा। इतना लिखते हुए उसके बाद एक बात हमें और भी ध्यान रखनी चाहिए, परंतु जब यदि 2 पंचम व्यंजन किसी भी शब्द में हमारे सामने एक साथ उपस्थित हो जाते हैं तब आप उसको अनुस्वार नहीं बना सकते। भले ही मैं आधा हो, भले ही ने आधा हो, आप उनको आधा करके बिंदु नहीं बना सकते। कैसे, आधा देख करके आधा देखा और हमने उसको फटाफट बिंदु के रूप में परिवर्तित कर दिया, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि एक छोटा सा नियम है, भाषा के नियम है कि जब 2 पंचम व्यंजन एक साथ आते हैं किसी भी शब्द में तब उनका अनुस्वार नहीं बनता। कैसे, कुछ शब्द मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि उनका अनुस्वार नहीं बनता। जब 2 पंचम व्यंजन एक साथ आते हैं तो उनका अनुस्वार नहीं बनता। जैसे देखिए आप शब्द लिखते हैं सम्मान, आप लिखते हैं सम्मिलित या आप सम्मेलन लिखते हैं। यहाँ आपको 2 में दिखाई दे रहे हैं। हमें तो याद था ना कि जब स्वर रहित होगा तो पंचम व्यंजन अनुस्वार बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं कि जब 2 पांचवें, ये म भी 5वां है, ये म भी 5वां है, यहाँ भी 2 में ही है, एक आधा है एक पूरा है। अब आधा देखते ही हम बिंदु नहीं बना लेंगे। कभी हमने सम्मान इस तरह से नहीं लिखा, आज तक नहीं लिखा और नहीं कहीं लिखा हुआ देखा है।
क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी हिंदी भाषा का एक नियम है कि आप इसको इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। जब दो पंचम व्यंजन एक साथ आएंगे तो उनका अनुस्वार नहीं बनता। जैसे एक शब्द है, आप देखिए, भले ये तो समान थे, ये दोनों असमान है, आप वांग्मय लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया पंचम है, यहाँ पर ये म पंचम है, तो दोनों पंचम हैं, भले ही एक आधा है, तो आप इसको अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेंगे। और एक और शब्द देख लीजिए, आप लिखते हैं उन्नति, उन्नति शब्द लिखते हैं। क्या आपने उन्नति कभी ऐसे लिखा है? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इसको फटाफट इस तरह से लिख सके। ये हमारी भाषा का एक नियम है कि जब दो पंचम व्यंजन एक साथ आते हैं तो उनका अनुस्वार नहीं बनता, उन्हें केवल पूरे रूप में नीचे दोनों को बराबर में लिखना चाहिए, तभी वह शब्द हमारा शुद्ध होता है। ठीक है, अनुस्वार के बारे में मैंने आपको 5 बातें बताई बच्चों, एक बार और रिपीट कर दूं कि अनुस्वार मूलतः व्यंजन होते हैं। दूसरी बात, प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन स्वर रहित, यानी जब वो आधा होगा, स्वर रहित होने पर अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर अब वो अनुस्वार के स्वरूप की बात हो गई कि 5 जो है पंचम व्यंजन, तो हमारे पास 5 हैं, इनका स्वरूप कैसे निश्चित किया जाए कि प्रत्येक जिस भी व्यंजन के ऊपर आप लगा हुआ देखते हैं अनुस्वार, उसके बाद आने वाले वर्ण को ध्यानपूर्वक देखें और उसको देखें कि वो किस वर्ग का व्यंजन है, किस वर्ग का पंचम है, तो उसी वर्ग का पंचम आप आधा करके लिख सकते हैं।